और जो जदयू के उम्मीदवार है श्रीमती मनोरमा देवी, ये एक खूंखार अपराधी था गया का बिंदी यादव, उनकी पत्नी है। और बिंदी यादव पर नक्सलियों से साठगांठ रखने के इल्ज़ाम लगते रहे थे। एक बार उसकी गाड़ी से सैकड़ों कारतूस भी बरामद हुए थे। उस पर राजद्रोह का भी केस हुआ था। गया जिला परिषद का चेयरमैन भी रहा था। अभी 2-3 साल पहले वो कोरोना से मर गया। तो कायदे से तो मतलब जदयू से उसको निलंबित कर देना चाहिए था मनोरमा देवी को, और स्पष्टीकरण पूछना चाहिए था एनआईए रेड के बाद। लेकिन पलटू राम तो सारे माफिया के साथ एकदम मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो अनंत सिंह हो, आनंद मोहन हो, लेसी सिंह हो या मनोरमा देवी हो। अब ये लाख टके का सवाल है कि दूसरा और तीसरा पर कौन रहेगा, क्योंकि इस बार मैंने कहा ना कि पहली बार जन स्वराज पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो अभी पता नहीं कि वो पार्टी है कितने पानी में। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। बिहार उपचुनाव में सबसे बड़ा जो चेहरा सुरेंद्र प्रसाद यादव का बेटा विश्वनाथ यादव है। आपको बता दें कि सुरेंद्र प्रसाद यादव 8 बार बेलागंज से विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में जहानाबाद से वो सांसद बन चुके हैं और इस बार उपचुनाव में अपने पुत्र विश्वनाथ यादव को बेलागंज से उतारे हैं और उनके सामने जो है जेडीयू से मनोरमा देवी है। और कहा जाता है कि बेटा मानते हैं मनोरमा देवी, इस बार आशीर्वाद दे दिया गया है। इस बार भी आरजेडी के खाते में ही बेलागंज जाएगा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, आप किस तरह से देखते हैं? आरजेडी वाले कह रहे हैं कि मनोरमा देवी के बेटे हैं, वो आशीर्वाद दे दिए हैं और विश्वनाथ यादव ही निकलेंगे, और जो साथ में जेडीयू के साथ जो खड़े हैं और जो उपचुनाव में उनका दिया गया उम्मीदवार बनाया गया है, वो बस एक चेहरा है। बस क्या देखते हैं? देखिए, 13 नवंबर को वहाँ मतदान होगा बेलागंज में। जैसा आपने बताया, सुरेंद्र यादव के इस्तीफे से वो सीट खाली हुई है। और बेलागंज में आज की तारीख में देखिए त्रिकोणीय संघर्ष दिखाई दे रहा है। राजद की ओर से विश्वनाथ यादव हैं, जो आपने बताया सुरेंद्र यादव के पुत्र हैं। जो जदयू की ओर से श्रीमती मनोरमा देवी हैं। और एक जो नया प्लेयर बिहार की राजनीति में है, जन स्वराज पार्टी, जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, उसके उम्मीदवार मोहम्मद अमजद हैं। अब उसमें भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बात हुई। पहले प्रशांत किशोर ने अपना उम्मीदवार बनाया था मोहम्मद खिलाफत हुसैन को, जो कि मिर्ज़ा गालिब कॉलेज गया में रिटायर्ड प्रोफेसर हैं गणित के। लेकिन बाद में कुछ उनको लेके विवाद हुआ और मोहम्मद अमजद के समर्थकों ने भी विरोध किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ कुर्सियां चली, कुर्सियां फेंकी गई, थोड़ी किरकिरी भी हो गई जन स्वराज पार्टी की। तो बाद में फिर उसको बदल के मोहम्मद अमजद को खड़ा किया गया। मोहम्मद अमजद वहाँ मुखिया भी रह चुके हैं और 1-2 बार उन्होंने सुरेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव भी लड़ा हुआ है। तो वो भी इस बार एक मतलब अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। और देखना दिलचस्प होगा कि जन स्वराज पार्टी वहाँ एक मुसलमान को उतार के जो माई समीकरण है राजद का, जो परंपरागत वोटर्स हैं मुस्लिम और यादव, उनको कितना उसमें से मुसलमानों को तोड़ पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। जब 23 तारीख को नतीजे आएंगे, 23 नवंबर को, तब पता चलेगा। और जो जदयू के उम्मीदवार है श्रीमती मनोरमा देवी, ये एक खूंखार अपराधी था गया का बिंदी यादव, उनकी पत्नी है। और बिंदी यादव पर नक्सलियों से साठगांठ रखने के इल्ज़ाम लगते रहे थे। एक बार उसकी गाड़ी से सैकड़ों कारतूस भी बरामद हुए थे। उस पर राजद्रोह का भी केस हुआ था। गया जिला परिषद का चेयरमैन भी रहा था। अभी 2-3 साल पहले वो कोरोना से मर गया। और वर्तमान में भी छापे पड़े हैं। जी। और श्रीमती मनोरमा देवी भी जेल जा चुकी है अवैध शराब रखने के लिए। और इसका जो बेटा है रॉकी यादव, उसकी भी छवि गुंडे मवाली की है। और कुछ साल पहले उसने आदित्य सचदेव नाम के एक लड़का की हत्या कर दी थी। सड़क पर रोड रेस का मामला था, उसने साइड नहीं दिया तो आदित्य सचदेव को इससे मार डाला था। कई साल जेल में भी रहा। और ये जो मनोरमा देवी, इस पर भी पिछले महीने यानी सितंबर में एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापेमारी की थी। एपी कॉलोनी गया में इसका घर है, वहीं पर छापेमारी हुई। 19 घंटे छापेमारी चली, सुबह से शाम तक। और इतने नोट मिले मनोरमा देवी के घर से, इतने नोट मिले कि वो एनआईए वालों को स्टेट बैंक से मशीन मंगानी पड़ी, नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी। और तब बताया गया कि 4.5 करोड़ रुपए नकद श्रीमती मनोरमा देवी के पास से मिले। और फिर 7-8 हथियार एनआईए ने जब्त किए उनके जो निजी अंगरक्षक होते हैं उनसे। तो कायदे से तो मतलब जदयू से उसको निलंबित कर देना चाहिए था मनोरमा देवी को, और स्पष्टीकरण पूछना चाहिए था एनआईए रेड के बाद। लेकिन पलटू राम तो सारे माफिया के साथ एकदम मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो अनंत सिंह हो, आनंद मोहन हो, लेसी सिंह हो या मनोरमा देवी हो। तो पलटू राम ने मनोरमा देवी को टिकट दिया और अब उसके लिए प्रचार भी करने जाएंगे। तो अभी लेकिन आज की तारीख में, तब भी सब कहने के बाद भी मुझे लग रहा है आज की तारीख में विश्वनाथ यादव का ही पलड़ा मुझे भारी दिख रहा है अभी की स्थिति में। जी,
लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है कि सुरेंद्र प्रसाद यादव का वो गढ़ रहा है, लेकिन इस बार जो है गढ़ समाप्त होगा और जो परिवारवाद जो चल रहा है, पहले पिता फिर उसके बाद पुत्र, सबका सेवा जनता करेगा, तो फिर दूसरा का मौका कौन देगा? नहीं, परिवारवाद का इल्ज़ाम क्या मनोरमा देवी पर नहीं लग सकता है? उनका पति बिंदी यादव भी जिला परिषद का चेयरमैन था, वो भी जदयू का नेता था, वो भी बिंदी यादव की पत्नी होने की वजह से चुनाव में आई हैं। ऐसे उनकी क्या पहचान थी? तो परिवारवाद तो भारतीय राजनीति की एक ऐसी बीमारी है, बीमारी क्या, अब इसको महामारी कहना ठीक होगा, कि यदि कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो प्रायः सभी पार्टियां परिवारवाद से ग्रस्त है। एक पार्टी का नाम बताइए जिसमें परिवारवाद नहीं है, थोड़ा बहुत कम्युनिस्टों को यदि छोड़ दे तो वो तो मुझे लगता है कि अब वो मुद्दा नहीं रह गया। और आपने खुद कहा कि 8 बार सुरेंद्र यादव वहाँ से विधायक रहे हैं और इस बार उनके कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई है, क्योंकि अभी तुरंत वो 2-3 महीने पहले वहाँ से जीतकर जहानाबाद से लोकसभा पहुँच गए हैं, तो जोश भी थोड़ा हाई है। तो मुझे तो आज की तारीख में यही लगता है कि विश्वनाथ यादव बाजी मार लेंगे जी। एक और बड़ा सा मुद्दा वहाँ पे आ रहा है कि, और थोड़ा सा वहाँ पे और प्लस पॉइंट आरजेडी की तरफ दिखा जा रहा है कि आरजेडी से 2 सांसद हैं। एक अभय कुशवाहा जो पूर्व में आमने सामने हुए थे सुरेंद्र यादव से, जो अब आरजेडी में चले गए हैं। तो क्या लगता है कि 2 सांसद भी उनको सहयोग करेंगे तो कहीं ना प्लस पॉइंट दिखेगा? बिल्कुल। एक तो सुरेंद्र यादव उनके मतलब पिता ही हैं विश्वनाथ यादव के, और एक जैसा कि आपने अभय कुशवाहा को कहा, मुझे लगता है वो औरंगाबाद के सांसद बने हैं। हाँ, तो ठीक है, वो भी सुरेंद्र यादव से लड़ते आए हैं, तो वो भी यदि कुशवाहा वोट को ट्रांसफर करा देंगे, कोयरी वोट को, तो वो तो आरजेडी के पक्ष में चला जाएगा। MYK मुस्लिम यादव कुशवाहा। अभी तो लोकसभा चुनाव में लालू यादव ने एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत सारे कुशवाहा उम्मीदवारों को खड़ा किया था। तो यदि MYK समीकरण बन जाए और यदि ये लोक जन स्वराज पार्टी से अपना मुस्लिम वोट बैंक बचा लें, तब तो विश्वनाथ यादव को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है जी। ऐसे अभी जो स्थिति जो आपने बताया कि अभी जो पल्ला भारी है जो विश्वनाथ यादव की तरफ है, तो क्या लगता है कि अभी भी कोई दूसरा नंबर और तीसरा नंबर पे कौन रहेगा फिर? अब ये लाख टके का सवाल है कि दूसरा और तीसरा पर कौन रहेगा, क्योंकि इस बार मैंने कहा ना कि पहली बार जन स्वराज पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो अभी पता नहीं कि वो पार्टी है कितने पानी में, है ना। जब नतीजे आएंगे तभी किसी पार्टी बिहार बदलने और 2 सीट पर फिर उम्मीदवार बदल लिए। वो तो मैं ही कह रहा हूँ शुरू से कि हाँ, बिहार बदलने चले थे, अब उम्मीदवार बदल रहे हैं। देखिए, थोड़ा तो जन स्वराज पार्टी की किरकिरी हो गई, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उम्मीदवार बदले, और तराड़ी में उम्मीदवार को इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि उसका नाम मतदाता सूची में ही नहीं था। तो प्रशांत किशोर जो एक बहुत बड़े रणनीतिकार रहे हैं, उनसे तो इतनी मतलब चूक की उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी वो चूक कर देंगे। और यदि इसमें ही देना था बेलागंज में, तो शुरू में ही अमजद को दिया जाता। अभी तो लगता है कि जैसे अमजद ने मतलब दबाव देके खिलाफत हुसैन से टिकट छीन दिया हो, कुर्सी उर्सी फेंकवा के हंगामा करके। तो ये तो थोड़ा एक गलत मैसेज गया है। इस पर प्रशांत किशोर को सोचना चाहिए कि जब उपचुनाव में ये हालत हो रही है 4 सीटों में, तो जब 12 महीने बाद 243 सीटों का चुनाव आएगा, आम चुनाव, तब क्या होगा जी। धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कर रहे थे, बिहार उपचुनाव के रण में उतर चुके हैं, और रणनीति कैसी है प्रशांत किशोर का, इस बार 23 तारीख को पता चलेगा। साथ में आपको बता दें कि बेलागंज से उपचुनाव हो रहे हैं और जेडीयू और आरजेडी आमने सामने है। कहा जा रहा है कि अभी का स्थिति देखते हुए आरजेडी का पल्ला भारी है। हो सकता है कि 9वीं बार आरजेडी वहां से झंडा गाड़ेगी, लेकिन देखना होगा कि 23 तारीख को किस तरह से नतीजे आते हैं। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे MK न्यूज़। धन्यवाद।